चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग एलआर सर्किट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो एलआर सर्किट में हमने सब कुछ देख लिया था कि चार्जिंग के वक्त क्या होता है, डिस्चार्जिंग के वक्त क्या होता है, न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं, वो सब। ठीक है, अच्छे से एलआर सर्किट पढ़ लेना, क्योंकि मेंस और एडवांस में एलआर सर्किट के बहुत क्वेश्चन आते हैं। नीट में टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे, जो आप फाइनल से पहले टेस्ट सीरीज दोगे, ठीक है, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। पर एकदम फाइनल एग्जाम में नीट में जनरली नहीं आता है, ना तो आरसी का क्वेश्चन आता है ना ही एलआर का आता है। पर ऐसा नहीं है कि नहीं करना, करना तो सभी है। ठीक है, अब जो टॉपिक बचता है हमारा, दो ही टॉपिक बचता है, एक एलसी सर्किट, एलसी ऑसिलेशन, और दूसरा हमारा बचता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ते हैं, उसके बाद एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे। ठीक, होपफुली आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना मैं सोचता हूं उससे कम ही हो पाता है, तो लेक्चर बढ़ता जाता है। पर आज हर हाल में खत्म करेंगे, चाहे लेक्चर 1 घंटा 15 मिनट का बने, 20 मिनट का बने, खत्म करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं अगला लेक्चर देने का, अगले दिन छुट्टी कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना क्या होता है, एकदम आसान है, बस ध्यान से समझना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, फॉर्मूले आएंगे, कुछ मेथड सीखो, और स्पेशली एडवांस में इसके क्वेश्चंस आते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, अभी तक हमने जो पढ़ा था वो सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था। क्या? एक कॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो खुद में करंट चेंज का अपोज करता है, खुद में फ्लक्स के चेंज का अपोज करता है, ऐसी प्रॉपर्टी को हमने बोला था सेल्फ इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल में क्या होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है सर, दो दो कॉइल्स होंगे हमारे पास, समझ में आ रहा है? तो क्या करोगे आप, एक कॉइल में करंट दौड़ाओगे, क्या उसकी वजह से कुछ फ्लक्स आएगा, है ना? अगर वो फ्लक्स सेकंड से भी लिंक हुआ, सुनना ध्यान से, मतलब कॉइल सेकंड जो है वो उसके पास में है, तो ऑब्वियसली कॉइल 1 में अगर करंट दौड़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। क्या वो जो फ्लक्स है वो आपका 2 से भी लिंक होगा? बिल्कुल सर। अब वो 2 से लिंक होगा तो सोच के देखो कि अगर मैं 1 में करंट को चेंज कर दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कॉइल 1 में जो करंट दौड़ रहा था I1 मान लो, उसको मैं चेंज कर दूं, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी, तो क्या जो 2 से फ्लक्स लिंक्ड है वो चेंज हो जाएगा आपका? बिल्कुल सर। ठीक है, तो कॉइल 2 की जो वो होगी, टेंडेंसी होगी, वो किस चीज की होगी, इस फ्लक्स चेंज को क्या करना, अपोज करना। ऑब्वियसली लेंज लॉ में हमने क्या सीखा था कि कोई भी कॉइल है, कोई भी चीज है, कोई भी कंडक्टर है, वो क्या चाहता है कि ये जो फ्लक्स चेंज हुआ है उसके फ्लक्स चेंज को क्या करे, अपोज करे वो। ठीक है, तो इस पेयर की ये जो प्रॉपर्टी होगी कि पहले में करंट चेंज की वजह को दूसरा अपोज करेगा, या दूसरे में करंट चेंज को पहला अपोज करेगा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अब जो सिंबल आएगा कोएफिशिएंट का वो आएगा कैपिटल एम, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, उसमें आया था एल, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। खुद में वो क्या थी, एक सिंगल कॉइल की प्रॉपर्टी, खुद में करंट चेंज की वजह से जो अपोज करता है वो, उसको हमने सेल्फ इंडक्टेंस बोला था। पर म्यूचुअल में क्या होगा, पहले कॉइल में करंट चेंज को दूसरा अपोज करेगा, या दूसरे कॉइल में करंट चेंज को पहला अपोज करेगा। इनकी इस पेयर की इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आ गया? पक्का? तो क्या है, ध्यान से समझना, याद करो, जब हमने सिर्फ एक कॉइल ली थी, मान लो इसमें करंट आई जा रहा था, याद करो, तो फ्लक्स कितना आया था आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कांस्टेंट कितना आया था आपका, एल इंटू आई, और यहीं से हमने ईएमएफ लिखी थी, याद करो, माइनस एल डी आई बाय डी टी। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें, याद आया? म्यूचुअल भी लगभग कुछ ऐसा ही है। अब म्यूचुअल में क्या हो गया, ध्यान से सुनना, म्यूचुअल में मान लो ये हमारी कॉइल 1 है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, कॉइल 1, एंड दिस इज कॉइल 2। ठीक है, ये मान लो ये रेडियस अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, वो अलग बात है। ठीक है, डिस्टेंस कुछ तो है इनमें। तो क्या करंट की वजह से फील्ड लाइंस निकलेंगी? बिल्कुल। तो क्या इससे भी फ्लक्स लिंक होगी? बिल्कुल। तो अगर इसमें करंट चेंज करोगे, क्या इसमें फ्लक्स चेंज होगा? बिल्कुल। ठीक है, और अब ये क्या करेगा, उस फ्लक्स चेंज को क्या करेगा, अपोज। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, तो अब मैं क्या बोलूंगा, देखो, जैसे मैंने सेल्फ में बोला था कि जो टोटल फ्लक्स कॉइल से लिंक होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें जो करंट दौड़ता है अपना, और प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आपका आया था एल, याद है? 2 लेक्चर पहले मैंने करवाया था, नोटबुक उठा के देखना। सेम चीज यहां पे, अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से सुनना, कि जो सेकंड में फ्लक्स लिंक होगा, क्योंकि यहां पे म्यूचुअल 2 कॉइल्स की बात हो रही है, तो जो सेकंड में फ्लक्स लिंक होगा, लेट्स से इट इज φ2, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पहले में करंट जो फ्लो कर रहा है
उसमें भी वही था, उसमें बस एक ही की बात हो रही थी, तो उसी में टोटल फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी में जो करंट फ्लो कर रहा है। इसमें क्या होगा, सेकंड में जो फ्लक्स लिंक आया आपका, फ्लक्स लिंक होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो पहले में करंट आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का जब सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है दैट इज कॉल्ड m। तो फ्लक्स इन सेकंड दैट कैन बी रिटन एज m टाइम्स i इंटू 1। करंट किसका, पहले कॉइल का, फ्लक्स किसके, फ्लक्स किससे लिंक हो रही है, सेकंड वाले से। ठीक है, ये होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो m क्या होता है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा हाँ, कभी कभी इसको प्राइमरी कॉइल भी बोल देते हैं, कॉइल 1 को। ठीक है, और इसको हम सेकेंडरी कॉइल भी बोल देते हैं। ठीक, तो प्राइमरी में करंट चेंज की वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा और सेकेंडरी कॉइल उस फ्लक्स चेंज को अपोज करेगी। इस प्रॉपर्टी को, इस पेयर ऑफ कॉइल की इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो सपोज मैंने पहले में करंट ले लिया I1, तो मैं क्या बोलूंगा, सेकंड में जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द फर्स्ट कॉइल। तो phi2 विल बी प्रोपोर्शनल टू I1। प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल आएगा दैट इज m, सो phi2 इज इक्वल टू m इंटू I1 वेयर m इज कोएफिशिएंट ऑफ, सॉरी सेल्फ लिख दिया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझो ध्यान से, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, ये समझ में आ गया। तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करके सेकंड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, अच्छा सेकंड में ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगी, बिल्कुल सर, पहले में करंट चेंज कर रहे हो तो सेकंड में फ्लक्स चेंज होगा। और फैराडे लॉ क्या बोलता है कि सेकंड में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, किसी कॉइल में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ कितनी होगी बोलो, दैट E2 मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड, दैट विल बी माइनस d phi2 बाय dt। अरे होगा phi2 सेकंड का फ्लक्स, करंट किसका है, पहले का, ये ध्यान देना, अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, क्लियर होगा। करो डिफरेंशिएट, that is minus m di1 by dt. So induced EMF in second is written as minus m into di1 by dt, di2 by dt नहीं, di1 by dt। बस वहां पे क्या था, सेल्फ में E, क्योंकि हम एक ही की बात करें तो E1 E2 का कोई मतलब नहीं, तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, और उसमें I1 I2 का कोई मतलब नहीं। खुद में चेंज की वजह से खुद में जो EMF इंड्यूस होती है उसको हमने बोला था, समझ में आया, उसको हमने लिखा था E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। कोई डाउट यहाँ पे, पक्का? अच्छा, सिमिलरली अब आधे बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सेकंड में करंट आ जाए और उसकी वजह से हम फर्स्ट में फ्लक्स निकालें, बिल्कुल सही। तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स इन फर्स्ट, सपोज सेकंड में भी करंट आपने दौड़ाया I2, ध्यान से सुनना। तो सिमिलरली आप क्या लिखोगे, फ्लक्स लिंक्ड विद फर्स्ट दैट कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब दैट कैन बी रिटन एज I2, मतलब प्रोपोर्शनल टू I2। समझ में आ गया, जैसे फ्लक्स इन सेकंड वो I1 के प्रोपोर्शनल था, वैसे ही फ्लक्स इन फर्स्ट वो I2 के प्रोपोर्शनल होगा आपका। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल अगर हम लगाएं तो m आएगा, दैट विल बी m इंटू I2। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो फैराडे लॉ से, तो EMF इंड्यूस्ड इन फर्स्ट ड्यू टू करंट चेंज इन सेकंड दैट विल बी माइनस m di2 बाई dt। देखो ना, di2 बाई dt क्या बोल रहा है आपको, सेकंड में करंट चेंज, I2 के करंट चेंज, I2 का रेट ऑफ चेंज, इसमें किसका, I1 का रेट ऑफ चेंज। समझ में आया, मतलब पहले में करंट चेंज की वजह से दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और दूसरे में करंट चेंज की वजह से पहले में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आ गया। अब आधे लोगों के मन में डाउट उठ गया होगा अभी तक, सर इसमें भी आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट m लगाया और इसमें भी m लगाया, क्या यहाँ पे m1 m2 नहीं आएंगे, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोएफिशिएंट है वो m1 अलग अलग नहीं होंगे? नहीं, एक पेयर ऑफ कॉइल के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है वो आपकी सेम होती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है डायमेंशंस के ऊपर। ठीक है, अंटिल आप डायमेंशंस चेंज नहीं कर रहे दोनों कॉइल की, सेपरेशन के बीच में चेंज नहीं कर रहे, किस किस पे डिपेंड करेगी अभी न्यूमेरिकली भी देखेंगे। पहली चीज तो ये डिपेंड करेगी दोनों के बीच में सेपरेशन, दूसरी चीज ये डिपेंड करेगी दोनों की जो डायमेंशंस होंगी वो, और डिपेंड करेगी मटेरियल्स वगैरह के ऊपर। अगर वो आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो एक पेयर ऑफ कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप डायरेक्टली बिंदास लिख सकते हैं phi2 इज इक्वल टू mi1 और phi1 इज इक्वल टू mi2। फ्लक्स इन फर्स्ट इज इक्वल टू m इंटू करंट इन सेकंड, फ्लक्स इन सेकंड इज इक्वल टू m इंटू करंट इन फर्स्ट। समझ में आ गया। और फ्लक्स से क्या सबको ईएमएफ निकालनी आती है? अगर अभी भी नहीं आती है तो फिर क्या आता है, 9 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, अब तो ये सब अच्छे से आना चाहिए। फैराडे लो माइनस डी फाई बाई डी टी,
समझो थोड़ा क्या किया, म्यूचुअल का मतलब क्या वो समझ में आ। और एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं, इसमें करंट चेंज की वजह से इसमें फ्लक्स क्यों चेंज होगा, ऑब्वियसली इसमें करंट दौड़ रहा है तो फील्ड लाइंस भी आएंगी ना आपकी, तो फील्ड लाइंस यहां भी होंगी आपकी, तो इसके करंट की वजह से इसमें भी फ्लक्स लिंक होगा ना, तो ये करंट चेंज करोगे तो उसमें फ्लक्स चेंज होगा। सही है। अब आधे ये भी सोच सकते हैं कि सर उसमें भी तो करंट दौड़ रहा है, उसकी वजह भी से तो फ्लक्स आना चाहिए। हाँ वो आएगा, नो डाउट, मैं अभी सिर्फ म्यूचुअल की बात कर रहा हूं, इसकी वजह से इसमें और इसकी वजह से इसमें, खुद की वजह से तो आएगा ही आएगा, सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ही आपका, अभी उसकी बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ म्यूचुअल की बात हो रही है। ठीक है, जो बच्चे अब तक अच्छे से सीखे उनके मन में तुरंत डाउट आ गया होगा कि सर जब कॉइल 1 में आपने फ्लक्स लिखा, वो आपने लिखा m इंटू सेकेंड का करंट, ठीक है समझ में आ गया, म्यूचुअल की वजह से, पर खुद में भी तो करंट दौड़ रहा है, उसकी वजह से भी तो आपका आएगा ना, बिल्कुल आएगा वो, समझ में आ रहा है, वो भी हम करेंगे अभी। कोई डाउट यहां तक, पक्का नोट कर लो यहां तक अच्छे से। ठीक है, तो m क्या है आपका, सो m लिख लेना, m इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल, या ऐसा भी कर सकते हो इसको M12 लिख लो, M21, इसको M12 लिख लो और बाद में लिख लेना M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M, दोनों सेम होंगे। सो M इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, क्यों, एज इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस, ये डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, मटेरियल वगैरह पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या ये इस पे डिपेंड करती है फाई 2 पे या I1 पे, नहीं, मैंने कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, 7th या 8th लेक्चर में, कि L जो है वो ना तो फाई पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे। सिमिलरली M भी आपका डायमेंशंस पे करेगा और मटेरियल वगैरह पे करेगा, अभी प्रूव भी करेंगे न्यूमेरिकली, जब हम देखेंगे प्रूव भी करेंगे हम लोग। कोई डाउट, पक्का सोच लो, चलो फिर, चलो देखो अब ध्यान से, अब क्वेश्चन ही कर लेते हैं ताकि आपको फील आए कि एम होता क्या, कैसे निकाला जाता है। देखो ध्यान से, सपोज ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं EMI में। सपोज ये बड़ी कॉइल है जिसकी रेडियस है A, इसके सेंटर पे एक छोटी कॉइल रखी है जिसकी रेडियस है B। ठीक है सर, और बड़ी में करंट दौड़ रहा है आपका I1, ठीक, और B इज वेरी वेरी लेस देन ए, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, M की वैल्यू बताओ इस पेयर ऑफ कॉइल के लिए। ठीक, ध्यान से सुनो, अब M की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, सर पहले में करंट हमको पता है I1 दौड़ रहा है, उस करंट की वजह से क्या हम दूसरे में फ्लक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल, उस फ्लक्स को M इंटू I1 लिख देंगे, M आ जाएगा, बिल्कुल सही सोचा है, करे। तो पहले में करंट की वजह से दूसरे में फ्लक्स हमको लिखना है, कैसे लिखोगे, इसमें जो फ्लक्स आएगा, क्योंकि सेकंड में फ्लक्स लिखना है ना, तो इसमें जो फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, B इंटू ए, मतलब B डॉट ए। B किसकी वजह से, ऑब्वियसली पहले की वजह से, बोलो पहले की वजह से फील्ड कितनी, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई डिस्टेंस, मतलब रेडियस विच इज A। अब आधे बोलेंगे सर वो तो सेंटर पे होती है, पर ये बहुत छोटी है ना, तो इस पूरे रीजन में हम कांस्टेंट मान सकते हैं, समझ में आ गया, तभी तो ये दिया गया है B इज वेरी वेरी लेस देन है, तो पूरे रीजन में हम कांस्टेंट मान सकते हैं, फील्ड कितनी, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई A। फील्ड किधर आएगी, बाहर, इसका एरिया वेक्टर भी दिख रहा है सबको बाहर, तो दोनों में एंगल 0, तो फ्लक्स डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, फ्लक्स थ्रू सेकंड दैट विल बी B इंटू ए, बी किसका, पहले की वजह से, एरिया किसका, ऑब्वियसली सेकंड का, क्योंकि उसी में फ्लक्स निकाल लो, तो कितना हो जाएगा बोलो, म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई A इंटू एरिया विच इज पाई B स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, सो फ्लक्स थ्रू सेकंड विल बी म्यू नॉट I1 B स्क्वायर अपॉन 2A। आया समझ। अब मुझे एक चीज पता है कि फ्लक्स थ्रू सेकंड को मैं लिख सकता हूं M इंटू करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट, फाई 2 इज इक्वल टू MI1 या फाई 1 इज इक्वल टू MI2, याद है कि नहीं। सो कंपेयरिंग विद फाई 2 इज इक्वल टू MI1, तो कंपेयर करो, फाई 2 इज इक्वल टू MI1, तो I1 को छोड़ के बाकी सब M बन जाएगा, तो M मेरा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट B स्क्वायर अपॉन 2A। So this will be the coefficient of mutual inductance for this pair of coil। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, थोड़े अच्छे बनाने को वो थोड़ा सा लेंदी बना देगा जिसमें कैलकुलेशन लेंदी होगी, बस कंसेप्ट क्लियर होंगे कि कैसे एम निकाला जाता है तो आराम से कर लोगे। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखो, फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ऐसा ये भी हम कर चुके हैं। सपोज ये आपकी कॉइल है, ये करंट है I1, ठीक है, ये है आपकी सपोज R, ये है A,
और ये है दूसरी कॉइल जिसकी रेडियस है बी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, याद है। बी इज वेरी वेरी लेस देन ए, मतलब इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी रेडियस बहुत छोटी है। क्वेश्चन है अभी भी वही, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। निकाल लोगे? कैसे निकालोगे सर? दूसरे में फ्लक्स निकाल लो, पहले में करंट की वजह से। कर लोगे सोल्व? कैसे करोगे आप बोलो? तो इसकी वजह से फील्ड बोलो बी, दैट विल बी म्यू नॉट, कैसे रखी है समझ में आ रही है? ऐसी रखी है, ऐसी, और ये ऐसी रखी है। सो बताओ यहाँ पे करंट कितना होगा, मतलब फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट आई, रिजल्ट याद रख लो, आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्या पूरे मतलब पूरी कॉइल के लिए कांस्टेंट मान सकते हैं? बिल्कुल। क्यों मान रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसकी जो डायमेंशन है बहुत कम है, तो इसकी वजह से यहां पे फील्ड पूरे जगह पे कांस्टेंट मान सकते हैं हम, अजम्पशन इतनी ले सकते हैं, ठीक है। क्या फील्ड आ गई? बिल्कुल। तो सेकंड से कितना फ्लक्स लिंक होगा बोलो? फील्ड इनटू एरिया, दोनों में एंगल, कॉइल ऐसी रखी है तो एरिया भी इधर, बी भी इधर, अरे होगा। तो बोलो दोनों में एंगल 0 डिग्री, तो फ्लक्स विल बी म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, इट इज बी इंटू ए, क्योंकि फ्लक्स होता है बी इंटू ए। क्या सेकंड का? बिल्कुल सर। सो दैट विल बी पाई इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। और I1 भी था तो I1। क्या जब आप कंपेयर करोगे φ2 इज इक्वल टू एम I1 से तो एम हो जाएगा? बिल्कुल, आ गया आंसर। कर लोगे तो कुछ मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट समझो कि क्या कंसेप्ट है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। तो ये करके दिखाओ, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। सपोज ये इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई दौड़ रहा है, या I1 बोल सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है। ये आपका ये कॉइल है, स्क्वायर कॉइल, ठीक। ये है आपका ए मान लेते हैं, ये है आपका एल। क्वेश्चन है अभी भी निकालो एम, स्क्वायर है ध्यान देना। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। करना क्या, सिंपल वही, पहले में करंट की वजह से दूसरे में फ्लक्स निकाल दो। अब वो जो फ्लक्स होगा दूसरे में, दैट विल बी एम इंटू पहला करंट, एम की वैल्यू आ जाएगी वहां से। समझ में आ रहा है? अगर मुझे दूसरे में करंट दिया होता तो मैं क्या करता, पहले में फ्लक्स निकालता, पर इसमें फ्लक्स क्या, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं कि मतलब अगर मुझे दूसरे कॉइल में भी दिया होता करंट तो उसकी वजह से मैं पहले में निकाल देता। किसी एक में दिया है उसकी वजह से दूसरे में फ्लक्स निकालना है, सिंपल। सर अब आधे बोलेंगे सर दोनों में दिया तब क्या, तब आपका म्यूचुअल भी आएगा, तब आपका सेल्फ भी आएगा, समझ रहे हो? तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, निकाल लोगे? बोलो कैसे निकालोगे? फील्ड अब चेंज, अभी तक हम क्या करते थे, फ्लक्स इज इक्वल टू फील्ड इनटू एरिया। चलो ठीक है, एरिया इसका एल स्क्वायर समझ में आ रहा है। फील्ड, फील्ड तो है ही नहीं ना हमारे पास, क्योंकि इसकी वजह से फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, बहुत बार हम कर चुके हैं। तो क्या करेंगे सर, एक एलिमेंट ले लेते हैं। अच्छा यहाँ पे फील्ड कांस्टेंट क्यों मानी थी दोनों में, समझ में आ रहा है? क्योंकि डायमेंशन ही वैसी दी थी आपको ताकि आप कांस्टेंट ले सको। तो सपोज मैंने एक एलिमेंट लिया, यहां से कितना दूरी पे, x दूरी पे, ये कितना dx। तो बोले यहां पे छोटी सी फील्ड इसकी वजह से dB, सर म्यू नॉट I1/2πx, बिल्कुल सही। तो कितना फ्लक्स आ जाएगा छोटा सा, फील्ड इनटू एरिया, एरिया इसका छोटे से का, तो फील्ड कितनी, म्यू नॉट I1/2πx, एरिया कितना, L इंटू dx। ये कौन सा फ्लक्स आया, इससे जो फ्लक्स होगा। क्या मुझे पूरे स्क्वायर लूप से चाहिए? बिल्कुल। तो पूरे से जो फ्लक्स होगा वो इसका इंटीग्रेशन, कांस्टेंट्स बाहर ले लो, म्यू नॉट कांस्टेंट, I1 कांस्टेंट, L कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, dx/x, ln x, x की लिमिट बोलो a से a प्लस एल। सो फाइव विल बी म्यू नॉट L/2π ln a प्लस एल बाय ए इंटू I1। और ये फ्लक्स किससे आया, सेकंड से। तो क्या हो गया बोलो, सेकंड से जो फ्लक्स है दैट कैन बी रिटन एज m इंटू करंट इन फर्स्ट। तो क्या ये पूरा m होगा आपका? सो इस पेयर के लिए m क्या हो गया, म्यू नॉट L/2π ln a प्लस एल बाय ए। कर लोगे? तो कुछ मुश्किल नहीं है, बस चीजें सीखो, ठीक है। अब ऐसे कुछ भी बना सकता हो बनाने को, सोलेनॉइड के अंदर कॉइल दे देगा, बताओ अब इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट बताओ कितना। सोलेनॉइड की वजह से फील्ड म्यू नॉट है नहीं, ठीक है। उस फील्ड की वजह से इस कॉइल से कितना फ्लक्स लिंक होगा, बी इंटू कॉइल का एरिया, वो फ्लक्स हो क्या, लिख दो एम इंटू सोलेनॉइड का करंट, एम आ जाएगा वहां से। अब कुछ भी पेयर बना सकता है वो, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। अब क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके, ठीक। तो क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, समझ में आ गया। एक में करंट चेंज को दूसरा कॉइल अगर अपोज करे, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। दिख रहा है कि नहीं?
हाँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एक पेयर ऑफ कॉइल के लिए क्या होता है आपका, सेम होता है। समझ में आ गया, कोई डाउट? चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर, जो कंसेप्चुअली पूछ सकता है एग्जामिनेशंस में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके बारे में, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो म्यूचुअल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ज्यादातर क्वेश्चन आते नहीं है म्यूचुअल से, ना सेल्फ से इतना पूछता है, आएगा तो सीधा वही पेयर दे देगा, पूछेगा एम की वैल्यू बताओ क्या, या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। इवन एडवांस में भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है मोशनल ईएमएफ, जो हमने बहुत अच्छे से किया, फैराडेज लॉ जो भी हमने अच्छे से किया, और फिर उसके बाद एलआर सर्किट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसी जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे वो भी, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ऐसा नहीं है सेल्फ म्यूचुअल नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, पर हाँ सीधे सीधे क्वेश्चन जनरली पूछता है इस पे। म्यूचुअल पे एडवांस में कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होती है उसमें, तो उसमें आपको पूरा फील आना चाहिए कि पहले की फील्ड कितनी है, रिजल्ट्स आने चाहिए, क्योंकि कुछ भी दे सकता है वो, सोलेनोइड दे सकता है, कॉइल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इनफाइनाइट वायर जैसे दे सकता है। तो उस फील्ड की वजह से दूसरे से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो आपको आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज किया वो आना चाहिए, कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो पता होना चाहिए, डी फाइव बाई डी टी, फ्लक्स पहले से। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनना कि जब आप किसी भी कॉइल में फ्लक्स देखेंगे, तो जब दो कॉइल्स दी होंगी आपको, पेयर दिया होगा, तो मान लो सेकंड में आप फ्लक्स देख रहे हो, तो सेकंड में फ्लक्स पहले के करंट की वजह से भी आएगा, मतलब एम इंटू आई वन, जिसमें म्यूचुअल यूज होगा, और खुद में अगर करंट चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी आपका आएगा, ठीक है। वही हम अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए पहला, मतलब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सपोज आपके पास दो कॉइल है, दिस इज कॉइल वन एंड दिस इज कॉइल टू, ध्यान से समझना, ठीक। कॉइल वन में करंट दौड़ रहा है आई वन ऐसे, कॉइल टू में करंट दौड़ रहा है आई टू ऐसे, ठीक, सही है। अच्छा, तो फील्ड बोलो किधर होगी आपकी, ऐसी ऐसी, ठीक, मतलब ये, ठीक, इसमें भी किधर होगी, ये, अरे दिख रही है, और दोनों एक दूसरे के पास है, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट, मतलब फिनोमिना आपका होगा। तो अगर ध्यान से सुनना, अगर मैं दोनों को चेंज कर रहा हूं, I1 और I2 को, तब मुझसे कोई पूछे कि बताओ सेकंड में कितना फ्लक्स होगा, तो ध्यान से सुनना, सेकंड में जो फ्लक्स होगा दैट विल बी म्यूचुअल की फिनोमिना से, मतलब MI1 प्लस खुद में करंट की वजह से, मतलब LI2। पढ़ चुके, फ्लक्स क्या होता है आपका, याद करो, M इंटू आई और L इंटू आई, पर M इंटू आई में जो आई होता है वो दूसरे कोइल का, और L इंटू आई में जो आई होता है वो खुद का। समझ में आ रहा है? तो इस सिचुएशन में दोनों फिनोमिना आपके होंगे, क्योंकि आप करंट दोनों में चेंज कर रहे हैं, तो इसमें करंट की चेंज की वजह से भी इसमें फ्लक्स आएगा, है ना, और इसमें खुद में चेंज की वजह से भी इसमें ईएमएफ है। फ्लक्स से बेटर ईएमएफ की बात करते हैं, तो इसमें जब आप करंट चेंज करोगे तब भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इसमें खुद में चेंज करोगे तब भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। समझ में आ गया? तो आपको दोनों फिनोमिना लगाने पड़ेंगे। अब सवाल उठता प्लस क्यों किया, क्योंकि दोनों की जो फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब भी पहले फील्ड लाइंस देख लेना, अगर दोनों की फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है, तो बीच में साइन क्या आएगा, प्लस। तो डिफरेंशिएट करो, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकंड इन दिस केस विल बी रिटन एज माइनस एम डी आई वन बाई डी टी एंड माइनस एल डी आई टू बाई डी टी। ये ध्यान देना, अभी तक हमने, अभी बोलेंगे, अभी हमने क्यों नहीं किया था, क्योंकि हम सेल्फ इंडक्टेंस नहीं ले रहे थे, हम दूसरे में तो करंट लिया ही नहीं था आपका। समझ में आ रहा है? सिर्फ म्यूचुअल का फिनोमिना पड़ रहा है, पर हाँ अगर दोनों में चेंज हो रहे हैं तो दोनों की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है। मतलब पहली कॉइल में चेंज की वजह से दूसरे में होगी, और खुद में चेंज की वजह से भी उसमें होगी। समझ में आ गया? सिमिलरली सेकंड, अगर फर्स्ट में फ्लक्स बोले तो बोलो कितना लिखोगे, एम इंटू करंट इन सेकेंड प्लस एल इंटू करंट इन खुद में, मतलब आई वन। तो ईएमएफ कितनी हो जाएगी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, सो दैट विल बी माइनस एम डी आई टू बाई डी टी माइनस एल डी आई वन बाई डी टी। सिंपल कर लोगे तो कुछ मुश्किल नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर ये, हाँ काम आता है आपके उसमें, स्पेशली एडवांस के उसमें काम आएगा, ठीक है। तो अगर दोनों में चेंजेस हो रहे हैं आपके, तो दोनों की वजह से आपको ईएमएफ इंड्यूस लिखनी पड़ेगी। अब इसी में अगर मान लो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सपोज ये I1 और ये ऐसा I2, या मतलब ऐसा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें जो फील्ड लाइंस आएंगी वो कुछ ऐसी आएंगी, बिल्कुल सर, और इसमें कैसी आएंगी आपकी, ऐसी, अरे होंगी,
पक्का? सोच लो, करना आता है कि नहीं आता है? सही है। हाँ सही है, ठीक है। चलो तो अब क्या लिखोगे? क्या दोनों में जो फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में है? अब लिखोगे सेकंड में जो फ्लक्स होगा दैट विल बी m इंटू आई वन, ठीक है। और खुद की वजह से मतलब माइनस, खुद में वजह से Li2 और म्यूचुअल की वजह से माइनस Mi1। माइनस क्यों लिया? क्योंकि दोनों की फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं किसी न्यूमेरिकल में, पर पड़ गई तो कर लेना। सो सेकंड में ईएमएफ रिड्यूस कितनी लिखोगे बोलो? माइनस d5/dt, सो दैट विल बी माइनस L di2/dt माइनस माइनस प्लस M di1/dt। सिमिलरली E1 क्या लिखोगे बोलो? अच्छा हाँ, एल भी तो अलग अलग होगा सर, आप एल तो सेम ले ले रहे हो। हाँ ये बात तो सही है, एल तो अलग अलग होगा। मान लो इसका L2 है, इसका L1, एम सेम होगा पेयर के लिए, पर हाँ एल अलग अलग होगा, नो डाउट। हाँ तो ये गलती है, इसको चेंज कर लेना, ये L2 और पहले में होगा L1, ठीक है। जिसने सोचा बिल्कुल सही सोचा, अगर सोचा किसी ने। सो 5 2 ये L2 ये L2, ठीक है। सिमिलरली E1 क्या होगा? माइनस L1 di1/dt खुद की वजह से, और म्यूचुअल की वजह से प्लस M di2/dt। M सेम रहेगा गिवन पेयर के लिए, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था, ठीक। सेकंड है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि M और L में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन M एंड L। क्या सर M और L में कुछ रिलेशन होता है? मतलब अगर हमारे पास दो पेयर है, ठीक है, सपोज इसकी सेल्फ है L1 और इसकी सेल्फ है L2 और दोनों की जो म्यूचुअल है वो M है, क्या M और L1 L2 में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल। वो रिलेशन सीधा यूज होगा, डायरेक्ट याद रखो, कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है, सीधा पूछेगा। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर दिस पेयर दैट विल बी रिटन एज K टाइम्स अंडर रूट L1 इंटू L2। याद रखना, वेयर K इज कॉल्ड कपलिंग फैक्टर। K क्या होता है? कपलिंग फैक्टर। क्या होता है सर कपलिंग फैक्टर? ये डिपेंड करता है कि इसकी कितनी फ्लक्स इससे लिंक हुई या वाइसे वर्सा। जितनी ज्यादा इसकी फ्लक्स इससे लिंक होगी K की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। मान लो इसकी सारी की सारी फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही हैं आपकी, मतलब बहुत पास में है। वो कब पॉसिबल है? जब दोनों कुछ ऐसे होंगे, तब पहले की जो फील्ड लाइंस होगी वो सब की सब सेकंड में भी लिंक होगी आपकी। मतलब इफ 100% ऑफ फ्लक्स ऑफ फर्स्ट इज लिंक्ड विद द सेकंड, देन द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर इज 1। अगर 100% मैग्नेटिक फ्लक्स जो फर्स्ट की है वो सेकंड में भी लिंक हो रही है, सारी की सारी फील्ड लाइन सेकंड से पास हो रही है, तब कपलिंग फैक्टर की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है और वो होती है 1। तो पहला कपलिंग फैक्टर की वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है? इफ 100% फ्लक्स लिंकेज टेक्स प्लेस, अगर 100% फ्लक्स लिंकेज हो रहा है तो K की वैल्यू आपकी होगी 1। और अगर बिल्कुल भी फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है, समझ रहे हो, वो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो ये बहुत दूर आपका, तो इसकी फील्ड लाइंस में से, मतलब इसकी जो फील्ड लाइंस है वो इससे लिंक ही नहीं हो रही है आपकी, इसकी जो फ्लक्स है वो इससे लिंक ही नहीं हो रहा आपका, तो K की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इफ नो फ्लक्स लिंकेज टेक्स प्लेस तो K की वैल्यू होगी आपकी 0। तब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना ही क्यों होगा? ऑब्वियसली इसमें करंट चेंज की वजह से जो इसमें फ्लक्स चेंज होगा उसी की वजह से, तो उसी फिनोमिना को तो म्यूचुअल बोलते हैं ना हम लोग। तो अगर इसकी फील्ड लाइंस इसमें से पास ही नहीं हो रही हैं आपकी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमिना क्यों होगा? बिल्कुल सही है, तो होगा ही नहीं आपका, तो K की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 0। और बाकी केसेस में, इन अदर केसेस, मतलब जब ना 100% है ना जीरो फ्लक्स लिंक है, K की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है, ध्यान से समझना। सो L1 L2 मतलब दोनों कॉइल्स की सेल्फ इंडक्टेंस, उसका और M का, M मतलब दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? सो M इज गिवन बाय K अंडर रूट L1 L2 वेयर K इज कॉल्ड कपलिंग फैक्टर। तो अगर इसकी सारी फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं या इसकी इससे पास हो रही है, वाइस वर्सा, ठीक है, तब K की वैल्यू 1 होगी। और अगर इसकी कोई भी फील्ड लाइंस इससे पास नहीं हो रही है तो K की वैल्यू 0। और अगर बीच की कोई बात है, मतलब 50% लिंकेज हो रहा है या कैसा भी हो रहा है, तो K की वैल्यू 0 से 1। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर हाँ सीधा फॉर्मूला कभी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है इंडक्टर्स इन सीरीज का फॉर्मूला।
इंडक्टर्स इन सीरीज और फिर हम पढ़ेंगे इंडक्टर्स इन पैरेलल। हाँ ये आ सकता है आपका, पर डायरेक्टली पूछेगा भी। जैसे हम याद करो रजिस्टर इन सीरीज पढ़ चुके हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना आता था, R1 प्लस R2, याद आया। और पैरेलल में आता था R1 R2 बाय R1 प्लस R2। सेम रिजल्ट इंडक्टर के लिए वैलिड है। इंडक्टर्स इन सीरीज में L इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 प्लस L2, और इंडक्टर्स इन पैरेलल में L इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 L2 बाय L1 प्लस L2। मैं प्रूव कर रहा हूं, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। पहले दोनों पॉइंट्स नोट कर लिए, चलो देखो अब आगे। इंडक्टर्स इन सीरीज, तो सपोज ये आपका एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है L1, और ये आपका दूसरा इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस है L2, ठीक। और ये है A, ये पॉइंट है B, मतलब ये बैटरी लगी है, वो मैं पूरा नहीं बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, बोलो पहले में EMF इंड्यूस्ड कितनी लिखोगे, सर अभी अभी पढ़ा है हमने, कितनी है, देखो लिखी हुई है उधर, कितनी है बोलो, माइनस L डी आई L1 डी आई 1/dt, और इसमें तो सेम करंट है क्योंकि सीरीज में है, सो माइनस L1 di/dt माइनस M di/dt। अच्छा ये di1 di2 क्यों नहीं किया है, समझ में आया, क्योंकि सीरीज में है तो करंट आपका क्या होगा, सेम, ध्यान से समझना। सिमिलरली सेकंड में EMF इंड्यूस कितनी आएगी बोलो, E2, दैट विल बी माइनस L2 di1/dt खुद की वजह से, और म्यूचुअल के फिनोमिना की वजह से माइनस M di/dt, di सेम होगा इस केस में, सीरीज में है, ठीक। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अब केवीएल अगर हम लगाएं यहां से लेके वहां तक, क्या इक्वेशन लिखेंगे बोलो, VA, ठीक, माइनस E1, ठीक, माइनस E2, ठीक, अरे यही तो करते थे हम, शुड बी इक्वल टू VB। तो बोलो VA माइनस VB कितना आ गया आपका, दैट इज E1 प्लस E2, मतलब माइनस L1, माइनस कॉमन ले ले, L1 प्लस L2 प्लस 2M इंटू di/dt, कर लोगे ऐड खुद से। अच्छा अब सोचो अगर मैं इन दोनों को एक सिंगल से रिप्लेस करता हूं, ऐसी तो फिनोमिना करते हैं हम लोग, L दोनों को एक सिंगल से रिप्लेस कर दिया L इक्विवेलेंट से, तो मुझे L इक्विवेलेंट की वैल्यू इन दोनों की फॉर्म में चाहिए, ऐसी तो करते थे हम लोग। बीच में बैटरी लगी है, खुद से समझ लेना, आता है ना इतना, तो यहां भी बैटरी लगी है। अब केवीएल लगाओ बोलो। अच्छा अब इसकी कितनी होगी बोलो EMF, अब तो ये सिंगल ही हो गया ना आपका, तो E कितना हो गया आपका, दैट इज माइनस L इक्विवेलेंट, सेम करंट जाना चाहिए, इंटू di/dt, बिल्कुल सही सर। अच्छा अब बोलो केवीएल लगाओ, VA माइनस E इज इक्वल टू VB, ठीक है सर। सो VA माइनस VB कितना आया, E के इक्वल, मतलब माइनस L इक्विवेलेंट di/dt। करें दोनों को कंपेयर, करो। सो क्या मैं सीधा लिख सकता हूं, L इक्विवेलेंट होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M, अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कंसीडर कर रहे हैं तब। तो जब दो इंडक्टर सीरीज में होते हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होती है L1 प्लस L2 प्लस 2M, वेयर L1 इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट इंडक्टर, L2 is coefficient of self inductance of second inductor, M is coefficient of mutual inductance, ठीक। अब 99% केसेस में वो पहले से ही बोलता है, या कुछ ना बोले तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसका फिनोमिना नेग्लेक्ट करना है, तो M की वैल्यू कितनी लेनी है, 0, तो L इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 प्लस L2, तो आपको डायरेक्टली यूज करना है। 2 हेनरी 4 हेनरी सीरीज में लगे हैं तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 हेनरी, वो लेके जो पूछा है वो सोल्व कर दो, कर लोगे। चलो फोर्थ लिखो, इंडक्टर्स इन पैरेलल, और पैरेलल में म्यूचुअल पहले से ही नेग्लेक्ट करेंगे अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और म्यूचुअल जनरली देता भी नहीं है वो, जब तक मेंशन ना करे तब तक आपको नहीं लेना है। तो फोर्थ वन इज इंडक्टर्स इन पैरेलल, पैरेलल में अगर इंडक्टर्स है तब बताओ क्या होगा। सो दिस वन इज L1 एंड दिस इज L2, और ये आपकी ऑब्वियसली बैटरी लगी होगी, ठीक है। ये A मान ले रहा हूं मैं, ये B मान ले रहा हूं, ये A मान ले रहा हूं, ये B, ये करंट I, ये I1, ये I2। अच्छा अब बोलो इसमें जो EMF इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, मतलब VA माइनस VB आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, बिल्कुल सर ये तो हम सीख चुके हैं। कितनी होगी, L di/dt, म्यूचुअल को भूल जाओ, सो कितनी होगी, माइनस L2 di1/dt, बिल्कुल सही, अरे होगा। अच्छा दूसरा माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, हाँ। और इसमें वह साइन से क्या फर्क पड़ रहा है, ऊपर वाले में VA माइनस VB, बोलो कितना होगा, वो उल्टा ले लिया ना, ये L1 ले लेते हैं, ये L2 ले लेते हैं, चलो
ठीक है। सो वी ए माइनस वी बी, ऊपर के लिए बोलो कितना लिखूं, माइनस एल डी आई बाई डी टी, मतलब एल टू डी आई टू बाई डी टी। अब जब इन दोनों को आप एक सिंगल से रिप्लेस करोगे, जिसकी एल कितनी होगी, एल ई क्यू, और सेम बैटरी लगी है, मतलब ये ए है, ये बी है, और करंट कितना टोटल वाला आई, अरे होगा। अब बताओ वी ए माइनस वी बी कितनी लिखें सर, अब वी ए माइनस वी बी होगा एल डी आई बाई डी टी, एल हो जाएगा एल इक्विवेलेंट डी आई टोटल आई बाई डी टी, बिल्कुल सही। अब ध्यान से एक चीज सुनो, क्या मेरे पास एक इक्वेशन वैलिड है, i इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, बिल्कुल। डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, सो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। डी आई वन बाई डी टी यहां से दैट इज वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय एल इक्वलेंट, डी आई वाली वो वाली, और डी आई वन बाई डी टी यहां से वी ए माइनस वी बी बाय एल वन, डी आई टू बाई डी टी वी ए माइनस वी बी बाय एल टू, क्या आया, वन बाय एल इक्वलेंट इज इक्वल टू वन बाय एल वन प्लस वन बाय एल टू। आपको तो डायरेक्टली यूज करना है, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं। जैसे आर इक्वलेंट की डेरिवेशन आज तक कभी यूज नहीं हुई, सी इक्वलेंट की डेरिवेशन आज तक कभी यूज नहीं हुई, ये भी कभी यूज नहीं होगी, ठीक है, पर हाँ फॉर्मूले आपके यूज होंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल में ज्यादातर क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत रेयरली क्वेश्चन कभी आता है तो आता है, पर हाँ आपको फील आनी चाहिए कि म्यूचुअल होता क्या, कैसे उसके क्वेश्चन करोगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की टॉपिक आपका खत्म। अब बचता है सिर्फ एक टॉपिक, दैट इज एलसी ऑसिलेशंस। मतलब हम आरसी सर्किट पढ़ चुके, हम एलआर सर्किट लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके, अब हमारा बचता है एलसी ऑसिलेशंस, उस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी देखेंगे। तो लास्ट टॉपिक लिखो चैप्टर का, दैट इज एलसी ऑसिलेशंस। अभी टाइम है हमारे पास, हाँ हो जाएगा। एलसी ऑसिलेशंस लिखो ध्यान से, लिख लिया। एलसी ऑसिलेशंस ध्यान से समझना, क्या फिनोमिना होता है, जैसे आरसी में क्या होता है, एलआर में क्या होता है, एलसी में क्या होने वाला है। ऑसिलेशंस क्यों बोला है इसको, ठीक है, मैंने नाम पहले से ही क्या बोला, एलसी ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशंस क्यों बोला, किस चीज का ऑसिलेशन होगा, मतलब क्या चीज ऑसिलेट होगी सर इसमें, तो देखते हैं क्या चीज ऑसिलेट होगी, ठीक है। इसका नाम एलसी ऑसिलेशंस क्यों पड़ा, ध्यान से अब समझना, बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से। एक इंडक्टर का बिहेवियर क्या है, एक इंडक्टर का बिहेवियर है किसी भी चेंज को अपोज करना। जैसे फॉर एग्जांपल राइट में अगर करंट कोई जा रहा है, वो करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसका अपोज करेगा, तो उसको हटा के बैटरी हम कैसी लगाते थे, याद करो, 2-3 लेक्चर पहले किया था हमने। या राइट का करंट डिक्रीज हो रहा है तब भी उसको अपोज करेगा, मतलब इंक्रीज का भी अपोज कर रहा है, डिक्रीज का भी अपोज कर रहा है, यही तो काम है एक इंडक्टर का, ठीक है। मतलब ऐसा समझ सकते हो, जैसे एक मूवी है मोहब्बतें, देखी होगी किसी ने, तो जैसे वहां पे अमिताभ बच्चन था आपका, वैसे ही ये भी है, ठीक है। वो भी क्या करता था आपका, चेंज का अपोज करता था, ठीक है, मतलब कोई भी चीज नई होने नहीं देता था, मतलब सब उसके अकॉर्डिंग पुरानी चीजें होनी चाहिए, हर चेंज का अपोज करता था। वैसे ही इंडक्टर भी है आपका, ये भी क्या करता है आपका, हर चेंज का अपोज करता है, ठीक है, विरोध करता है हर चीज का, ठीक है। तो उस इंडक्टर का जो ये जो अपोज कर रहा है, ये एलसी में कैसे करता है वो ध्यान से समझना, करता है क्या वो समझ में आ रहा है। ये बेसिकली जो भी चेंजेस होने वाले उस चेंज का अपोज करता है, ठीक है। तो एलसी में कैसे करता है वो ध्यान से सुनो। सपोज ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, एलसी मतलब समझ में आ रहा है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे। अब अभी एल नहीं लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये स्विच है आपका, ठीक, और इसको बंद कर दिया मैंने t0 पे, और इनिशियली ये चार्ज था, इस पे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज था, इस पे माइनस क्यू चार्ज था। तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही स्विच को बंद किया क्या चार्ज दौड़ने लगेगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो चार्ज दौड़ेगा तो क्या आपको मतलब तुरंत कैसा दिखेगा, जैसे ही स्विच बंद किया फटाक से ये चार्ज यहां से दौड़ के इधर आया, ठीक है, तो यहां से क्यू गया तो ये 0 हो गया, वहां पे क्यू एंटर किया तो वो 0, आपको ऐसा दिख जाएगा, बिल्कुल सही है, तुरंत जैसे ही स्विच बंद किया तुरंत ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल। पर अगर सोचो अब मैं इंडक्टर भी ले लेता हूं, क्योंकि मुझे तो एलसी पढ़ना है ना, सिर्फ सी थोड़ी ना पढ़ना है, तो अगर मैं इंडक्टर भी लेता हूं, यहां पे इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस कितनी एल, स्विच लगा है, स्विच को मैंने बंद कर दिया, ठीक, इनिशियली चार्ज है वो फुली चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू, चार्ज कैसे आते हैं सबको पता है ना, अंदर चार्ज आता है वो सबको पहले से ही पता है। अब जैसे ही स्विच को बंद किया मैंने, तो सवाल उठता है क्या सर अभी भी ये चार्ज तुरंत भागेगा, भागना तो चाहेगा नो डाउट, समझ में आ रहा है, ये प्लस क्यू चार्ज भाग के इधर जाना चाहेगा ताकि दोनों पे 0 0 हो जाए, आराम से
शांति मिले उसको, है ना। पर क्या अब जैसे ही आपने स्विच को बंद किया, भागेगा तो अभी भी चार्ज, नो डाउट, पर क्या जैसे ही स्विच को बंद किया तुरंत हो जाएगा जैसे बिना इंडक्टर के होता था? जैसे मतलब इंडक्टर आप नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये क्यू चार्ज जो है वो तुरंत भाग के यहां चला जाएगा, इधर जीरो इधर भी जीरो। पर इंडक्टर लगाने से क्या हुआ, जैसे ही आपने स्विच को बंद किया, क्या तुरंत ये प्लस क्यू चार्ज प्लेट से उठ के दूसरे पर चला जाएगा? नहीं, क्योंकि इंडक्टर का काम क्या है? इंडक्टर का काम है अपोज करना। समझ में आया? इंडक्टर का काम है अपोज करना। अगर इंडक्टर ना होता तो ये प्लस क्यू चार्ज लेफ्ट प्लेट से तुरंत उठ के राइट प्लेट पे जाता, मतलब सर्किट में बहुत हाई करंट आता, बहुत हाई करंट, क्योंकि बहुत छोटे से टाइम में इतना बड़ा चार्ज आपका भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत हाई करंट सर्किट में आएगा अगर आप कैपेसिटर को डायरेक्ट ज्वाइन कर दोगे कैपेसिटर की प्लेट्स को। तो हम वहां पे भी पढ़े थे कैपेसिटर में, अगर आप कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को डायरेक्टली वायर से ज्वाइन कर दोगे तो चार्ज जो है वो आपका तुरंत भागेगा, बहुत हाई करंट आपका आएगा, जिसकी वजह से तार खराब भी हो सकती है, आपकी वायर जो है वो खराब हो सकती है। पर बहुत हाई करंट आएगा, समझ में आ गया तक? पर जैसे ही आपने इंडक्टर लगाया और स्विच को बंद किया तो अब क्या होगा सर? अभी भी करंट दौड़ेगा आपका, पर उतना हाई नहीं दौड़ेगा जितना हाई बिना इंडक्टर के दौड़ रहा था। समझ में? अभी भी चार्ज भागेगा इधर से, नो डाउट, इधर से भागेगा उधर जाएगा आपका, अभी भी ये होगा, पर अब उतना हाई करंट नहीं आएगा जितना पहले बिना इंडक्टर के आ रहा था। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडक्टर का काम ही है अपोज करना। समझ में आ रहा है? अब जैसे ही आपने इंडक्टर को लगाया और आप चाहते हैं कि अचानक से प्लस क्यू पूरा चार्ज उठ के उधर चला जाए, मतलब करंट बहुत हाई चला जाए, इंडक्टर थोड़ी ना करने देगा ऐसा। इंडक्टर का काम क्या है? अपोज करना। तो इंडक्टर क्या बोलेगा कि ये जो करंट है, ये करंट धीरे 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 बढ़ के जाए। समझ में आ रहा है? और बहुत लंबे टाइम के बाद कैपेसिटर की जो प्लेट्स है वो फुली डिस्चार्ज हो जाए, ऐसा इंडक्टर चाहेगा, क्योंकि इंडक्टर जो है वो नहीं चाहता कि अचानक से स्विच बंद करने पे बहुत हाई करंट उसमें से जाए, अपोज करेगा ना उसका। तो होता क्या है एक्चुअल में, जैसे ही आपने स्विच को बंद किया धीरे 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 करंट आपका फ्लो होने लगता है, और वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, नो डाउट। मान लो किसी टी टाइम पे आपका जो करंट है वो कितना हो गया, आई, चलो यहां नहीं बनाते, ये इनिशियल सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक, यहां पे करंट नहीं बनाते। मतलब इसका अगला डायग्राम क्या होगा, ध्यान से सुनना। किसी टी टाइम पे अचानक से इसमें चार्ज जीरो नहीं हुआ कैपेसिटर की प्लेट्स पे, क्योंकि इंडक्टर ने मना किया कि ऐसे कैसे चार्ज जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। किसी टी टाइम पे जब आप देखोगे, टी जीरो पे आपने बंद किया, किसी टी टाइम पे जब आप देखोगे क्या होगा, सर्किट से कुछ हाई करंट दौड़ रहा होगा, ठीक। कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज डिक्रीज होके प्लस स्मॉल क्यू मान लो हो गया, और इस पे हो गया माइनस स्मॉल क्यू। ये समझ में आ रहा है सबको? और करंट कितना हो रहा है, आई, विच इज इंक्रीजिंग विद टाइम, एंड क्यू इट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। आ रहा है समझ में? अरे बोलो, उस प्लेट से चार्ज उठ के उधर जा रहा है ना, तो चार्ज आपका टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, और चार्ज ऐसा फ्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली करंट आएगा आपका। समझ में आ रहा है? बंद करते ही पूरा का पूरा क्यों नहीं चला गया, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि इंडक्टर लगा है, वो अपोज कर रहा है उसका, बहुत हाई करंट फ्लो करने से इंडक्टर रोक रहा है आपका, तो करंट धीरे 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 बढ़ता जाएगा। ठीक, अब ध्यान से सुनना। अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, इसने क्या इनिशियली कोई एनर्जी स्टोर कर रखी थी? बिल्कुल। कितनी सर? क्यू स्क्वायर बाय 2c, बिल्कुल सही है। इसने कितनी कर रखी थी इनिशियली? जीरो, कोई करंट नहीं था। पर यहां पे क्या चार्ज डिक्रीज हो गया प्लेट्स के ऊपर? बिल्कुल। तो क्या एनर्जी स्टोर जो कैपेसिटर ने की थी वो क्या डिक्रीज हो गई आपकी? पहले थी क्यू स्क्वायर बाय 2c, कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2c, अभी स्मॉल क्यू स्क्वायर बाय 2c। क्या इस सिचुएशन में टी जीरो के कंपैरिजन में आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर है वो डिक्रीज हो गई? वो गई कहां, सवाल उठता है। अगर रजिस्टर लगा होता तब तो हम समझ जाते कि ठीक है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई होगी, पर अब तो रजिस्टर भी नहीं है। हाँ, आधे लोग बोल सकते हैं सर वायर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो बिल्कुल होता है, पर हम आइडियल कंडीशन मान रहे हैं। देयर इज नो हीट लॉस विच इज टेकिंग प्लेस इन दिस सिचुएशन। याद रखना, एलसी ऑसिलेशन में हम हीट लॉस को नेग्लेक्ट करेंगे, अदरवाइज एक भी सवाल सोल्व नहीं होगा। तो आपको हीट लॉस को नेग्लेक्ट मानना है। वायर्स का रेजिस्टेंस होता है, नो डाउट, इवन इंडक्टर की जो कॉइल होती है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, पर हम वो सब क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। मतलब हम मान के चलेंगे कि एनर्जी किसी भी टाइम पे आप देखोगे वो कंजर्व रहेगी, हीट की फॉर्म में कहीं नहीं जा रही है आपकी। ठीक है, तो सवाल उठता है यहां से लेके यहां तक कैपेसिटर की जो एनर्जी डिक्रीज हुई वो गई कहां, हीट की फॉर्म में तो नहीं गई, तो वो स्टोर की किसने, इंडक्टर ने। समझ में आया? क्योंकि इंडक्टर के जो थ्रू जो चार्ज था वो जीरो से आई हुआ आपका, तो इंडक्टर ने कितनी एनर्जी स्टोर कर ली, हाफ एल आई स्क्वायर। याद करो,
आया समझ? और किसी भी टी टाइम पे दोनों की जो एनर्जी स्टोर्ड का सम होगा वो इनिशियल के इक्वल होगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा इस सर्किट में। मतलब क्यू स्क्वायर बाई टू सी प्लस हाफ एल आई स्क्वायर ये इक्वल होगा कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई टू सी के, क्योंकि इनिशियली इसने तो कुछ स्टोर नहीं कर रखा था। ये समझ में आया? तो धीरे धीरे इसमें एनर्जी डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे इसमें एनर्जी इंक्रीज हो रही है। मतलब ये जो करंट है ये धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो कुछ टाइम के बाद आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी, ध्यान से अब समझना, बहुत ध्यान से। ये कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया, कुछ टाइम नहीं मतलब एक्चुअल में बहुत लंबे टाइम के बाद, पर हम ऐसे ही माने। ये आपका कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया और जो करंट है आपका वो आई से बढ़ बढ़ के आई नॉट हो गया, और ये फुली डिस्चार्ज मतलब चार्ज जीरो हो गया। पूरा का पूरा चार्ज राइट लेफ्ट प्लेट से उठ के राइट पे आ गया आपका। यहां तक समझ में आया? अब सवाल उठता कि सर क्या अब ऐसी फाइनली ऐसी सिचुएशन रहेगी, मतलब करंट आई नॉट बहता रहेगा सर्किट में और कैपेसिटर की प्लेट्स पे जीरो चार्ज हो जाएगा, क्या फाइनली ऐसा होगा? नहीं। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब चार्ज तो है ही नहीं आपके पास, दोनों प्लेट्स पे चार्ज कितना हो गया? जीरो। तो चार्ज नहीं है तो करंट कहां से आएगा आपका? करंट में बेसिकली क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज ही नहीं है तो क्या आई नॉट तुरंत डिक्रीज होकर जीरो हो जाना चाहिए? ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, मजेदार चीज है। पहले क्या हुआ? कैपेसिटर की प्लेट्स फुली चार्ज थी आपकी, कैपिटल क्यू माइनस क्यू। इंडक्टर लगा, इंडक्टर ने क्या बोला कि ये जो करंट तुम मेरे बिना बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते, मतलब बहुत तेजी से फ्लो करवाना चाहते थे, तुरंत अपनी जो चार्ज है वो जीरो करना चाहते थे, पर जैसे ही मैं आया मैं ये चार्ज मतलब जो है वो तुरंत जीरो नहीं होने दूंगा। मैं जो करंट है वो टी जीरो पे स्विच बंद करते ही इतना हाई नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा काम है क्या करना? अपोज करना। तो इंडक्टर ने क्या बोला? ये जो करंट है आपका जो बहुत तेजी से फ्लो करता बिना इंडक्टर के, क्योंकि कैपेसिटर चाहता है क्या आपका? प्लस क्यू माइनस क्यू प्लेट्स पे चार्ज था, वो तुरंत जैसी वायर्स आपने जोड़ी तुरंत फ्लो करके करंट जीरो चार्ज हो गया आपका। तो मतलब बहुत हाई करंट फ्लो किया, क्योंकि बहुत छोटे टाइम में बहुत ज्यादा चार्ज गया आपका, समझ रहे हो? पर इंडक्टर आने से इंडक्टर ने क्या किया? उसका अपोज किया। तो इंडक्टर बोला ठीक है तुमको चार्ज फ्लो करवाना है करवाओ, पर ये जो करंट है जो मेरे थ्रू होके जा रहा है ये करंट धीरे 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 बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा काम ही यही है। तो ठीक है, उसकी बात मान ली गई। तो करंट अचानक से ना बढ़ के, अचानक से इस पे चार्ज जीरो ना होके धीरे 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 आपका जो है वो करंट बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे चार्ज आपके जा रहे हैं, तो धीरे धीरे चार्ज जो है वो कम हो रहा है। तो क्यू डिक्रीज हो रहा है और आई इंक्रीज। तो बहुत लंबे टाइम के बाद आपको क्या दिखेगा? क्यू डिक्रीज होते होते जीरो हो गया और आई इंक्रीज होते होते मैक्सिमम आई नॉट हो गया। यहां तक समझ में आया? अब पूरी एनर्जी किसने स्टोर कर ली? इंडक्टर ने। कितनी? हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। टी जीरो पे पूरी किसने स्टोर की थी? कैपेसिटर ने। कितनी? कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय टू सी। किसी जनरल बीच के टाइम पे किसने स्टोर कर रखी है? दोनों ने। कुछ इसने कुछ इसने। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हो क्या रहा है, पहले जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर थी, बाद में जो किसी टी टाइम पे एनर्जी है वो दोनों में स्टोर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ, कुछ मैग्नेटिक फील्ड में। पर बहुत लंबे टाइम के बाद पूरी की पूरी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई आपकी। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो जीरो हो गई, बिकॉज चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बिकम्स जीरो। ये समझ में आ रहा है? तो लगातार एनर्जी का खेल होता जा रहा है। सबसे पहले टी जीरो पे कैपेसिटर ने पूरी तरह से स्टोर कर रखी थी, किसी जनरल टाइम पे क्योंकि करंट भी था चार्ज भी था तो दोनों ने कुछ कुछ स्टोर कर रख दी। पर हाँ, दोनों का सम हमेशा पहली इनिशियल के इक्वल होगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। फिर देखा हमने बहुत लंबे टाइम के बाद इंडक्टर में पूरी एनर्जी स्टोर हो गई, मतलब पूरी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो गई, क्योंकि इंडक्टर में एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर रही वो कितनी हो गई? जीरो। कोई डाउट? अब क्या होगा? अब तुरंत बच्चों के मन में बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि सर अब तो चार्ज जीरो हो गया, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट आना ही नहीं चाहिए। सर बिल्कुल सही बात है, तो ये आई नॉट तुरंत घट के जीरो हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही, होना यही चाहिए। समझ रहे हो? आई नॉट करंट फ्लो कर रहा था मैक्सिमम, चार्ज जीरो हुआ, जैसी चार्ज जीरो हुआ तो क्या होगा आपका? ये जो आई नॉट करंट फ्लो कर रहा था ये तुरंत घट के जीरो हो जाना चाहिए, और तो चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं आपका, तो तुरंत घट के क्या हो जाना चाहिए? जीरो। पर इंडक्टर ने बोला रुको मैं फिर से मना करूंगा, क्योंकि इंडक्टर फिर से चेंज का अपोज करता है। तो इंडक्टर बोला नहीं, ऐसे कैसे आई नॉट से ऐसे कैसे अचानक से जीरो हो जाएगा, है ना? पहले तो तुम बोल रहे हो कि टी जीरो पे बहुत हाई करंट भेज दो, है ना? अब तुम बोल रहे हो कि ठीक है मैंने धीरे धीरे करंट भेज दिया, उसको मैक्सिमम भी कर दिया, अब तुम बोल रहे हो उसको मैक्सिमम से तुरंत जीरो कर दो। नहीं, उसका क्या करेगा? वो अपोज करेगा। समझ में आया? अब जब वो उसका अपोज करेगा तो क्या होगा? ये करंट अब धीरे 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 आपका क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होना है नो डाउट,
पर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, अचानक से आई नॉट से जीरो नहीं होगा। ये समझ में आया? किसकी प्रॉपर्टी की वजह से सब हो रहा है? इंडक्टर की। ना तो वो करंट को जीरो से अचानक से मैक्सिमम होने दे रहा है, ना अचानक से मैक्सिमम से जीरो होने दे रहा है, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट, मतलब इनर्शिया की वजह से, कुछ भी समझ सकते हो। ठीक है यहां तक? अब सवाल उठता है सर फिर इसके बाद क्या सिचुएशन दिखेगी? अब इसके बाद ये आई नॉट धीरे धीरे डिक्रीज होगा आपका। ठीक है सर? अब ये अगर आई नॉट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, पर जा तो राइट में ही रहा है, तो अगर ये राइट की तरफ आपका जा रहा है, मतलब कौन सी सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्या ये ऐसा जा रहा है, मतलब चार्ज ऐसे जा रहे हैं? तो जब चार्ज ऐसे जा रहे हैं तो क्या इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा? तो इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब चार्ज उल्टे हो जाएंगे। देखो इसमें क्या था? इस सिचुएशन में इस प्लेट पे पॉजिटिव था और राइट प्लेट पे नेगेटिव था, पर इस सिचुएशन में, अब इस सिचुएशन में क्या होगा? राइट प्लेट पे पॉजिटिव होगा, लेफ्ट प्लेट पे नेगेटिव। क्यों? क्योंकि चार्ज आई नॉट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था और वो अचानक से जीरो, इंडक्टर उसको नहीं होने दे रहा, तो डिक्रीज हो रहा है धीरे 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 धीरे। पर डिक्रीज होते होते भी कैसा फ्लो कर रहा है ये? ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने साथ चार्ज लेके आएगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट फ्लो कर रहा है मतलब चार्ज। तो चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या इस पे पॉजिटिव आने लगेंगे? ये ऐसा समझ सकते हो, इस लेफ्ट प्लेट से उठ के अब राइट पे आ रहा है आपके। तो राइट पे जीरो से चार्ज बढ़ा तो प्लस में आया, और लेफ्ट में जीरो से निकला तो माइनस में आया। ये समझ में आ गया? तो कुछ टाइम के बाद आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी, इस प्लेट पे माइनस क्यू, इस प्लेट पे प्लस क्यू, और ये जो आपका करंट है इंडक्टर से वो थोड़ा डिक्रीज हो गया और वो हो गया कुछ आई, जनरल, जैसे वहां पे बनाया। आया समझ? अरे बोलो पक्का? अब क्या हो रहा है? ये इस सिचुएशन में मैं लिखता हूं फिर से, आई डिक्रीज और क्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसके जस्ट उल्टा। ठीक? अब क्या होगा सर इसके बाद? अब तो इसके बाद क्या होगा? ये आई डिक्रीज होते 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 कुछ टाइम के बाद कितना हो जाएगा? जीरो। और ये चार्ज बढ़ते 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 कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। तो कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा दिखेगा, लेफ्ट पे हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया आपका इंडक्टर, और जो करंट है वो कितना हो गया आपका? जीरो। समझ में आ गया? अब पूरी एनर्जी किसने स्टोर कर ली? वापस से कैपेसिटर ने। मतलब लगातार ये खेल होता जा रहा है। कोई कभी एनर्जी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है, कभी दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और कभी आपका वो टाइम पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो? स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसकी जो एनर्जी स्टोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड में वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डोमिनेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को, वो धीरे धीरे फिर इक्वल भी होंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी कम होगी, मैग्नेटिक की बढ़ेगी, और यहां पे जाके पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होगी। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डिक्रीज होगी क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ने लगेगी, और कुछ टाइम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरी एनर्जी स्टोर हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड में जीरो। क्या यहां पे रुक जाएगा? नहीं। अब क्या होगा? अब जस्ट इसका रिवर्स होगा, यहां से लेके यहां तक जो हुआ अब उसका रिवर्स होने लगेगा। कैसे? अब इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, अब कैपेसिटर क्या चाहेगा? इस प्लेट पे जीरो करना, इस प्लेट पे जीरो करना, मतलब ये चाहेगा कि प्लस क्यू चार्ज यहां से निकल के फटाक से यहां चला जाए, ताकि इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो। पर इंडक्टर ने बोला नहीं, मैं फिर से नहीं करने दूंगा ऐसा। तो फिर इंडक्टर क्या बोलेगा कि ये जो आई करंट है यहां से जो यहां जाना चाहिए, नो डाउट कैपेसिटर चाहेगा वो ऐसा जाए, पर वो जो करंट है वो धीरे धीरे जाए, ऐसा इंडक्टर चाहेगा, अचानक से फ्लो करके ना जाए। तो अब क्या होगा? अब कुछ टाइम के बाद आपको उल्टी सिचुएशन दिखेगी, ये करंट अब ऐसा दौड़ने लगेगा और इस पे चार्ज डिक्रीज होने लगेगा, और डिक्रीज होके प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये आपका करंट अब उल्टी डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज कुछ आई हो जाएगा। ऐसा क्यों दौड़ा? वो समझ में आया? वो तो कैपेसिटर चाहेगा ही कि करंट तुरंत दौड़ के आपका ये जीरो हो जाए, पर तुरंत नहीं, क्योंकि इंडक्टर लगा है तो धीरे धीरे कम हो रहा है, और किसी टी टाइम पे कुछ ऐसा होगा। इसके बाद क्या होगा बोलो? अब फिर से यहां इस सिचुएशन में क्या लिखोगे? करंट इज इंक्रीजिंग एंड चार्ज इज डिक्रीजिंग। बिल्कुल। अब फिर से एनर्जी किसकी फॉर्म में ज्यादा जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ज्यादा स्टोर हो रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती जा रही है। अब इसके बाद सर क्या होगा? अब तो असली मजा आने लगा है ना? अब इसके बाद क्या होगा? चार्ज डिक्रीज होते होते जीरो, करंट इंक्रीज होते होते मैक्सिमम, मतलब अब कुछ ऐसा दिखेगा, ये जीरो जीरो, और ये इंडक्टर, और ये आपका करंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया आई नॉट, जो मैं हर बार आई नॉट ले रहा हूं। सही है? अब क्या होगा? फिर से चार्ज जीरो हो गया, तो करंट फिर से क्या होना चाहिए? आई नॉट से तुरंत डिक्रीज होकर जीरो, क्योंकि चार्ज का फ्लो होना बंद हो गया, पर इंडक्टर बोलेगा रुको, फिर से मैं नहीं होने दूंगा। फिर से क्या करेगा ये? फिर से आपका जो करंट है, ये जो क्लॉकवाइज वाला है, ये धीरे धीरे कम करवाएगा, कम तो होगा नो डाउट, पर धीरे धीरे। पर अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो अब चार्ज लेके जाएगा अपने साथ, अब इस पे प्लस क्यू आने लगेगा, इस पे माइनस क्यू, और ये आपका इंडक्टर एल, और ये करंट आई नॉट से डिक्रीज होके आई।
ठीक, अब फिर से क्या होगा, इस सिचुएशन में करंट इंक्रीज हो रहा है और आई डिक्रीज हो रहा है। अब फाइनली आपको क्या दिखेगा, ये बढ़ते बढ़ते प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये आपका करंट जो है वो वापस क्या हो गया, जीरो। देखो यहां से फाइनली वहीं पे आ गए हम, ये पूरी एक ऑसिलेशन हुई, पूरी एक ऑसिलेशन। बहुत टाइम लग गया इसमें, पर समझ में आना चाहिए। यहां से लेके सब कुछ हुआ आपका। एनर्जी इनिशियली पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर थी, उसके बाद पूरी की पूरी किसकी फील्ड फॉर्म में स्टोर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, फिर से मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ये लगातार चलता जा रहा है। ऑसिलेट कौन कर रहा है इसमें, चार्ज। प्लस क्यू से कम होके जीरो हुआ, जीरो से उल्टा हुआ, वहां से फिर से जीरो हुआ, और जीरो से प्लस क्यू हुआ। ये कुछ वैसा ही है जैसे एसएचएम में होता था, पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन। सेम यहां पे है, बस ये क्या है, ये एक्सट्रीम से शुरुआत होने वाले पार्टिकल को बता रहा है। जैसे याद करो, मान लो कोई पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्सट्रीम से किधर आएगा, मीन, मीन से सर किधर जाएगा, लेफ्ट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम से वापस किधर, मीन, मीन से वापस किधर, राइट एक्सट्रीम। क्या अब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ आपका, इस चार्ज ने भी वही किया। समझ में आया, प्लस क्यू से जीरो, जीरो से माइनस क्यू, माइनस क्यू से जीरो, और जीरो से वापस प्लस क्यू, ये एक ऑसिलेशन हुई। तो अल्टीमेटली आपका कौन ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज। तो क्या सर इसकी इक्वेशन एसएचएम वाली आनी चाहिए, बिल्कुल आएगी, क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है चार्ज। सेम इक्वेशन आएगी जो हम एसएचएम में पढ़े हैं। तो इसके जो न्यूमेरिकल है, क्या सर वो एसएचएम वाले जैसे ही आएंगे, एकदम सेम टू सेम एसएचएम वाले न्यूमेरिकल। पर फील लो कि करंट अचानक से इंक्रीज क्यों नहीं होता है, अचानक से डिक्रीज क्यों नहीं होता है, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो हर चेंज का अपोज करता है, ना ही वो करंट को अचानक जीरो होने देगा, ना ही अचानक बढ़ के मैक्सिमम होने देगा। पर कैपेसिटर यही चाहता है कि जब मेरे ऊपर चार्ज हो जाए तो करंट अचानक से घट के जीरो हो जाना चाहिए, और जब मेरे ऊपर चार्ज मैक्सिमम हो जाए तो करंट अचानक से फ्लो करके मेरे ऊपर चार्ज जीरो हो जाना चाहिए। पर इंडक्टर उसको मना कर रहा है। तो ये आपकी साइकिल ऐसे चलेगी। फील आया, ये जो बीच बीच में मैंने लिखा करंट इंक्रीज, चार्ज डिक्रीज है, समझ में आ रहा है सबको। अब इक्वेशन डिराइव करते हैं कि चार्ज वेरी कैसे कर रहा है। एसएचएम करेगा, ध्यान देना, तो इक्वेशन एसएचएम की आएगी, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना। तो क्या होगा, इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, T0 पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर रखा है कैपेसिटर ने, तो T0 पे जो एनर्जी स्टोर्ड है, UI नाम दे देते हैं, दैट इज Q स्क्वायर बाय 2C। मैं कैपिटल Q से डिनोट कर रहा हूं, बहुत बुक में Q नॉट लिखा हुआ है, वो आपकी इच्छा है जिससे करना है, ठीक। किसी टी टाइम पे क्या एनर्जी दोनों ने स्टोर कर रखी है, बिल्कुल। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रखी है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, अरे है, पढ़ चुके ना ये सब, हाँ। तो किसी टी टाइम पे एनर्जी किसने स्टोर कर रखी है, दोनों ने। अब वो अलग बात है कि किसी ने ज्यादा किसी ने कम, वो डिपेंड करेगा टाइम, कौन से टाइम की आप बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम तो ऐसा आएगा जब दोनों ने एनर्जी इक्वल स्टोर कर रखी होगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब किसी की डबल होगी दूसरे से, वो अलग बात है, ठीक है। पर हाँ, दोनों का सम क्या हमेशा इनिशियल के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी का कभी लॉस नहीं हो रहा। तो इनिशियल जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इस टाइम पे भी वही होनी चाहिए, इस टाइम पे भी वही, इस पे भी वही, इस पे भी वही, बिकॉज हम आइडियल कंडीशन मान के चले, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। एनर्जी का कोई लॉस यहां पे नहीं हो रहा है। पर हाँ, एक्चुअल में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है, तो वायर्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस है तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगी। पर हाँ, हम आइडियल मान के कर रहे हैं। अगर आप आइडियल मान के नहीं करेंगे, एक भी न्यूमेरिकल इसका सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आइडियल आपको मान के करना ही पड़ेगा कि कोई एनर्जी का लॉस यहां पे नहीं हो रहा। यहां तक समझ में आ गया। तो T0 पे पूरी एनर्जी किसने स्टोर कर रखी थी, कैपेसिटर ने, कितनी, Q स्क्वायर बाय 2C। टी टाइम पे, किसी जनरल टी टाइम पे इसने भी स्टोर कर रखी, इसने भी स्टोर कर रखी। क्या दोनों की जो एनर्जी स्टोर्ड है उसका सम इनिशियल के इक्वल आना चाहिए, बिल्कुल। और यहां पे कहां गया, हाँ यहां पे पूरी एनर्जी किसने स्टोर की, इंडक्टर ने। मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी है वो कितनी है, जीरो। तो पूरी की पूरी किसके इक्वल है, हाफ LI स्क्वायर के इक्वल, और I नॉट के इक्वल। तो यहां की एनर्जी इज इक्वल टू, इन दोनों में जो एनर्जी का सम है इज इक्वल टू यहां पे जो एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी का कभी लॉस नहीं होगा। तो इसी से सारे न्यूमेरिकल आपके आएंगे, हर एक न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब देखते हैं चार्ज का वेरिएशन टाइम के साथ कैसा होता है। एसएचएम होना चाहिए, ध्यान देना, क्योंकि ऑसिलेट कर रहा है आपका, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से, तो किसी नहीं, मतलब जनरल T0 पे इनिशियली एनर्जी कितनी स्टोर हुई है आपकी, Q स्क्वायर बाय 2C। इंडक्टर ने कोई एनर्जी स्टोर नहीं की, ठीक है सर। किसी जनरल T टाइम पे बोलो, U एट टाइम T,
वो दोनों ने स्टोर की है, कुछ कैपेसिटर ने और कुछ आपका इंडक्टर ने, यूसी प्लस यूएल बोल देता है। कैपेसिटर ने कितनी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, क्यू मैंने जनरल चार्ज लिया है। इंडक्टर ने कितनी, हाफ एल आई स्क्वायर। बिल्कुल सही। क्या दोनों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। तो क्या आएगा आपका, कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2c शुड बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। सही है यहां तक। डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, बहुत ध्यान से डिफरेंशिएट करना। एलएचएस का डिफरेंशिएशन जीरो, क्यों जीरो एलएचएस का, सर इसमें तो क्यू लगा तो डीक्यू बाई डी होना चाहिए। एलएचएस का डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होगा, क्योंकि ये कैपिटल क्यू चार्ज है। कैपिटल क्यू मतलब एक फिक्स्ड क्वांटिटी, कैपिटल क्यू इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर, वो कभी चेंज नहीं हो सकता आपका। कैपेसिटर के ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज है, जो मैंने टी जीरो पे लिया है, वो चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। वो 100 माइक्रोकूलम, 120 माइक्रोकूलम, 150 माइक्रोकूलम, वो क्वेश्चन बनाने वाले की मर्जी, पर वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। घूम के वापस यहां पे भी तो वही आया, यहां पे भी वही आया, वो चेंज नहीं होगा आपका। मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर वो चेंज नहीं होगा, इसलिए कैपिटल क्यू कांस्टेंट। क्या टू कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन जीरो। ये समझ में आया सबको। क्यू स्क्वायर बाय 2c विच विल बी 1 बाय 2c इंटू क्यू स्क्वायर, दैट इज 2 डी क्यू बाई डी टी। बिल्कुल सही सर। प्लस हाफ एल आई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2i डी आई बाई डी टी। अच्छा इसमें 2q नहीं लिखा ना मैंने, हाँ, तो क्यू स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2q इंटू क्यू का डी क्यू बाई डी टी, इतना डिफरेंशिएशन आता ना। हाफ एल एज इट इज आई स्क्वायर का 2i इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक, 2 से 2 ये कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल। ठीक है सर, कितना आया बोलो, q बाय सी डी क्यू बाई डी टी प्लस एल आई डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, अब एक मजेदार रिजल्ट आएगा यहां से, देखो अब ध्यान से। यहां तक समझ में आ गया सबको, चलो अब देखो, आई सब लोग पढ़ चुके हैं कि आई होता है डी क्यू बाई डी टी, पढ़ चुके हैं बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज क्यू बाय सी डी क्यू बाई डी टी प्लस एल आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी इनटू, क्या साथ में डी आई बाई डी टी भी है, बिल्कुल। डी आई बाई डी टी मतलब डी बाई डी टी ऑफ आई, और आई इज डी क्यू बाई डी टी, क्या वो डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी टू क्यू बाई डी टी टू। सर ये तो हम पढ़ चुके हैं, अरे जैसे एक्सीलरेशन में पढ़े थे, इज इक्वल टू जीरो। डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी कॉमन आके कैंसिल, ठीक, एल को इधर ले आता है। सो दिस इक्वेशन बिकम्स डी टू क्यू बाई डी टी टू प्लस Q बाय एल सी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो, थोड़ा रीअरेंज किया, बस L से डिवाइड कर दिया ना, नीचे आ गया। क्या ये एसएचएम की इक्वेशन है, याद करो, अपने दिमाग लगाओ। एसएचएम में जनरल इक्वेशन क्या होती थी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, याद करो, बिल्कुल यही होती थी। क्या होती थी, डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या वही आई है, क्योंकि यहां पे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है आपका, आया समझ। तो चार्ज क्या कर रहा है आपका, ऑसिलेट कर रहा है विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसी पे सारे न्यूमेरिकल आएंगे इस टॉपिक से। क्या कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, क्या आपको ओमेगा स्क्वायर 1 बाय एल सी दिख रहा है, क्योंकि एक्स की जगह यहां क्यू आ गया, दिख रहा है सबको। तो ओमेगा स्क्वायर 1 बाय एल सी, सो ओमेगा कितना, 1 बाय रूट एल सी। सो दिस इज बेसिकली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, कितना, 1 बाय रूट एल सी। एल इज इंडक्टेंस, सी इज कैपेसिटेंस, ठीक है। और इस एसएचएम, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन बोलो सब लोग, वो होता है सर Q इज इक्वल टू मैक्सिमम विच इज कैपिटल Q जो हमने लिया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कुछ याद है कि भूल गए, वहां पे बस x था, वो है x इज इक्वल टू ए इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे भी वही, छोटा q किसी जनरल t टाइम पे चार्ज, वो मैक्सिमम चार्ज इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये ओमेगा ये है, ये याद रखना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, अभी करेंगे न्यूमेरिकल। अच्छा, अब मैंने जो जनरल सिचुएशन ली है, जो जनरली आपको जनरली न्यूमेरिकल्स में जो लेनी है, t0 पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, जो जनरली रहेगी आपकी। सो अगर t0 पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, मतलब एट t इज इक्वल टू जीरो, क्या जो स्मॉल q है वो कैपिटल Q के इक्वल है, बिल्कुल। तो q मतलब ऐसा भी समझ सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम है आपकी, तो क्या एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, तो इक्वेशन कॉस में चेंज हो जाती है, यहां पे भी वही आएगी, क्योंकि आपका t0 पे जो q चार्ज है कैपेसिटर पे वो मैक्सिमम है आपका, समझ में आ गया। तो साइन की जगह किस में इक्वेशन आएगी, कॉस में, क्यों, क्योंकि फाई आपका 90 आ जाएगा। करें, स्मॉल q कितना है t0 पे, कैपिटल Q के इक्वल, दैट इज कैपिटल Q साइन ओमेगा t प्लस फाइव। और t कौन से पे, जीरो पे, 1 साइन कितने पे,
पाई बाय 2, दोनों साइड साइन साइन कंपेयर करो तो फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2. सो दिस इज बेसिकली द जनरल इक्वेशन ऑफ चार्ज. सो Q इज इक्वल टू कैपिटल Q cos ओमेगा टी, जो आपको लगभग 99% न्यूमेरिकल्स में यूज करनी है. क्यों? क्योंकि लगभग हर न्यूमेरिकल में आपको जो चार्ज देगा वो आपको बोलेगा कि टाइम के साथ मतलब t0 पे वो चार्ज मैक्सिमम है. तो सीधा इक्वेशन क्या यूज कर लो, कैपिटल Q cos ओमेगा टी, वेयर कैपिटल Q इज मैक्सिमम चार्ज, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल q इज चार्ज एट एनी जनरल टाइम t. अब आधे बोलेंगे सर क्या हमसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालो. बिल्कुल पूछ सकता है. चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पूछा है तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पूछने में क्या उसको दिक्कत है. ठीक है, तो सर फिर वो क्या वापस डिफरेंशिएशन करके करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि मुझे Q की इक्वेशन मिल गई तो I dQ by dt. हाँ, एक तरीका तो वो है जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो उससे कर सकता है. कैसे? चार करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा dQ by dt, ये तो पता ही है आपको. कैपिटल Q कांस्टेंट, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन ओमेगा t और ओमेगा t का ओमेगा बाहर ये. और कभी कभी ऐसा सवाल ना पूछ के मतलब t पे डिपेंडेंसी ना पूछ के आपको क्या देता है, किसी t टाइम पे चार्ज कितना है मतलब छोटे q की वैल्यू दे देगा और इनिशियल चार्ज कितना है मतलब कैपिटल Q की वैल्यू दे देगा और तब पूछेगा बताओ करंट कितना है ना. ये कुछ वैसा ही है जैसा आपका v और x का रिलेशन था, याद करो एसएचएम में. क्या x का डिफरेंशिएशन v देता था, सिमिलरली यहां पे q का डिफरेंशिएशन i देगा. सेम रिजल्ट है वहां पे, बस q वहां के x की जगह यहां q आ जाएगा, वहां के v की जगह यहां पे कौन आ जाएगा, i आ जाएगा. ठीक, तो क्या मैं इक्वेशन लिख सकता हूं I इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था वहां पे. ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस यहां ए की जगह आ जाएगा कैपिटल Q स्क्वायर माइनस स्मॉल q स्क्वायर. सो दिस इज बेसिकली द डिपेंडेंसी ऑफ करंट ऑन चार्ज स्मॉल q. क्या क्या समझ में आ गया? सेम v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. v की जगह यहां i आ गया, x की जगह यहां छोटा q आ गया और कैपिटल एम्पलीट्यूड की जगह कैपिटल q आ गया. ओमेगा क्या है यहां पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विच विल बी 1 बाय अंडर रूट LC. अब चाहे इस पे न्यूमेरिकल आए चाहे इस पे न्यूमेरिकल आए आप कर सकते हैं, कर लोगे. सो ये था पूरा LC ऑसिलेशन. ठीक है, तो चैप्टर आपका कंप्लीट. अब एक दो क्वेश्चन करेंगे बस, चैप्टर कंप्लीट. हाँ, एडी करंट बचा है वो मैं बता दूंगा पर आपको बोर्ड की बुक से देख के लिखना है क्योंकि वो बोर्ड का टॉपिक है आपका. ठीक है, मैं बता दूंगा एडी करंट क्या होता है. ठीक, तो अच्छे से चैप्टर को पढ़ो. EMI इसके बाद AC पढ़ेंगे, वो 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा आपका. वो अच्छे से करो तो क्योंकि दोनों से एक एक क्वेश्चन आपका आएगा. मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन, EMI AC से एक एक क्वेश्चन. ठीक है, तो अच्छे से उसको करो, कोई भी डाउट है उसको पूछो. तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं या 2 क्वेश्चन ताकि LC का फील आए कि क्या होता है, कैसे न्यूमेरिकल करते हैं. करना वही SHM की तरह, एकदम सेम SHM की इक्वेशंस है, बस x की जगह यहाँ छोटा q आ गया और वेलोसिटी की जगह यहाँ आपका करंट आ गया क्योंकि चार्ज का डिफरेंशिएशन करंट होता है. ठीक है, और ओमेगा कितना 1 बाय रूट LC है, याद रखना, ये भूलना मत. दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. कर लोगे? चलो फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी. चलो तो देखो एक क्वेश्चन एक ही करते हैं क्योंकि लगभग सब इसी जैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको. ठीक है, तो क्वेश्चन है फाइंड द टाइम एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज 1/3 ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्योंकि आपको पता है LC में कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर और कुछ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है इंडक्टर के अंदर. ठीक है, हाँ, इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो मेंस में भी आ चुका है, नीट में भी, कि वो टाइम निकालो जब जो एनर्जी है टोटल एनर्जी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में. ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा. फाइंड द टाइम एट विच द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, मतलब दोनों में एनर्जी आधी आधी है. समझ में आ रहा है? तो एकदम सेम यही है, बस इसमें 1/3 मैंने लिख लिया. तो क्या बोला इसने, ध्यान से समझना, कि जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड है कितनी होती है किसी भी टी टाइम पे, हाफ LI स्क्वायर, वो 1/3 है किसके, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब Q स्क्वायर बाय 2C के. ठीक, और मुझे एक चीज पता है, क्या, कि दोनों का सम किसी भी टी टाइम पे मतलब हाफ LI स्क्वायर या ऐसा बोल लो UL प्लस UC, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो हमेशा इक्वल होगा Q स्क्वायर बाय 2C के. Q इज इनिशियल चार्ज, मैक्सिमम चार्ज. UL कितना दिया क्वेश्चन में, 1/3 ऑफ UC, देखो ना क्वेश्चन में. सो 1/3 ऑफ UC प्लस UC दैट विल बी 4/3 ऑफ UC. UC मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दैट इज Q स्क्वायर बाय 2C किसी टी टाइम पे, Q स्क्वायर बाय 2C. ठीक ठीक ठीक, तो क्या हो गया, 2C से 2C गायब. सो Q कितना आ गया बोलो, √3/2 इंटू कैपिटल Q आएगा. अब टाइम मांगा है मुझसे, तो ये क्या आया,
ये वो चार्ज आया, मतलब जब चार्ज आपका मैक्सिमम का √3/2 टाइम्स होगा, तब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी है वो 3 टाइम्स होगी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी के। चेक भी कर लेना चाहे, ठीक है, जिसको मैथ अच्छे से आता है वो चेक कर सकता है। पर मुझे टाइम मांगा है तो मैं क्या यूज करूंगा सर, किसी भी जनरल टाइम पे जो चार्ज होता है दैट इज Q cos ओमेगा टी, बिल्कुल। और किस टाइम पे ऐसा सिचुएशन हो रही है आपकी, 1/3 एनर्जी किस टाइम पे आ रही है, जब Q किसके इक्वल है, √3Q/2 के। सो दैट इज Q cos ओमेगा टी। Q से Q मर गया। √3/2 किस टाइम पे होता है आपका, cos 30 डिग्री, मतलब π/6, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। टी कितना आ गया, π/6 ओमेगा, और ओमेगा होता है 1/√LC। कर लोगे? कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछ लेता, तो टाइम पीरियड कितना, 2π/ओमेगा। कर लोगे वो सब? ठीक है। हाँ, इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछता है कि मैक्सिमम करंट सर्किट में कितना होगा, वो बताओ। किसकी फॉर्म में, कैपिटल Q की फॉर्म में। वो भी कर लोगे, क्योंकि एनर्जी किसी भी टाइम पे देखोगे तो हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इनिशियली टोटल एनर्जी कितनी थी, Q²/2C। और जब सोचो कि कैपेसिटर पे चार्ज 0 हो जाएगा और पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो इंडक्टर ने स्टोर कर रखी होगी, तब एनर्जी कितनी होगी आपकी, ½ L I0 का स्क्वायर। हमसे I0 मांगा है तो ये कैंसिल। सो I0 कितना हो जाएगा बोलो, 1/√LC इंटू कैपिटल Q। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो आपके ऊपर आप कैसे सोल्व करते हो। ठीक है, कर लोगे पक्का, सोच लो। चलो, तो अभी के लिए इतना ही। अब बसता है एडी करंट, वो छोटा सा टॉपिक है, वो मैं आपको बता दूंगा, पढ़ लेना एक बुक से। नहीं समझ में आएगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ यूज नहीं है, वो क्वेश्चन उसका कोई न्यूमेरिकल आता नहीं है, सिर्फ एक कंसेप्ट है बोर्ड के लिए, ठीक है। तो मैं आपकी बुक से बता दूंगा, आप पढ़ लेना उसको अच्छे से। नहीं समझ में आएगा तब हम देखेंगे कि कैसे उसको करना है, ठीक है। मैं एक नोट दे दूंगा 6-7 लाइन का है, बस उसमें एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। एडी करंट की एप्लीकेशन का बता देता हूं, चलो मैं क्या होता है कि ईएमआई में इस चैप्टर में हम क्या पढ़े हैं, याद करो कि जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। मैं बता देता हूं एडी करंट, आप अपने शब्दों में लिख लेना, उससे देख के, बुक से देख के, ठीक है। पेज नंबर मैं बता दूंगा, आप लिख लेना। तो क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है। याद करो, हमने लेंज लॉ में पढ़ा भी था कि सपोज ये हमारे पास कॉइल है और मैं एक मैग्नेट को लेके आता हूं साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो इसमें करंट दौड़ने लगता है आपका। समझ में आ गया? बस अगर मैं कॉइल की जगह क्या ले लूं, एक मेटल प्लेट ले लूं, मेटल की, ध्यान देना, अगर मैं कॉइल की जगह एक मेटल की प्लेट ले लूं और सेम फिनोमिना हम देखें, सेम फिनोमिना मतलब कि मेटल प्लेट से जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो टाइम के साथ चेंज हो रही है आपकी, मतलब बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि जो मेटल प्लेट से लिंक्ड फ्लक्स है, ठीक है, वो आपकी चेंज हो रही है। कॉइल से जब फ्लक्स चेंज होती थी तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती थी, करंट दौड़ता था, विच इज कॉल्ड इंड्यूस करंट, नो डाउट। और वो कितना आता था, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, पढ़ चुके हम, बहुत क्वेश्चन कर चुके। पर अगर कॉइल की जगह आप एक मेटल की चीज ले लो, कॉपर की प्लेट या किसी की भी प्लेट ले लो, मेटल की प्लेट ले लो, अगर उस मेटल की प्लेट से आपका लिंक्ड जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है, वो कैसे चेंज हो सकता है, फील्ड वगैरह चेंज कर दो, तब जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, नो डाउट ईएमएफ इंड्यूस होगी, क्योंकि कॉइल में होती है उसमें भी होगी, सेम फिनोमिना होता है आपका। पर उस केस में जो करंट इंड्यूस होता है उस करंट को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एडी करंट, EDDY। सो एडी करंट्स जो होते हैं बेसिकली वो आते हैं फ्लक्स के चेंज की वजह से एक मेटल के पीस में, मतलब आप एक बल्क मेटल का पीस ले लो बहुत बड़ा, उसमें जब आप फ्लक्स चेंज देखोगे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो करंट आएगा, जिस करंट को हम नाम बोलते हैं एडी करंट। अब इसको एडी करंट क्यों बोलते हैं, एडी अगर आप इंग्लिश में वर्ड सुने होंगे एडीज, तो एडीज जो होते हैं वो आपका ऐसा सर्कुलर ये होता है, जैसे पानी में जब हम पत्थर मारते हैं तभी हमारा ऐसा सर्कुलर जो बनता है, इसको एडीज बोलते हैं, याद है। सेम फिनोमिना होता है मेटल प्लेट में, जब मेटल प्लेट में फ्लक्स चेंज होती है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, करंट इंड्यूस होता है, वो ऐसा सर्कुलर उसमें इंड्यूस होता है। क्यों इंड्यूस होता है, अब ये भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेटल के अंदर मतलब कंडक्टर के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, याद करो, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करने लगता है, तो आपके जो करंट आता है वो ऐसा सर्कुलर उसमें आता है, इसलिए इसको एडी करंट बोलते हैं। बस इतना ही, ये थ्योरी थी आपकी। अब इसका यूज कहां कहां होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या होता है, चलो वो भी बता ही देता हूं। नॉर्थ पोल साउथ पोल लो मैग्नेट का, ठीक, नॉर्थ पोल साउथ पोल लो, क्या फील्ड लाइंस आएंगी आपकी, बिल्कुल। अब क्या करो, एक वायर से एक कॉपर की प्लेट को लटका दो,
ठीक। नॉर्थ पोल साउथ पोल जब नहीं था, मतलब जब रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तब इसको ऑसिलेट करवाओ, करेगा ऑसिलेट आराम से। मान लो 15-20 सेकंड में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहे हैं ये कॉपर प्लेट। ठीक। अब जैसे ही आप नॉर्थ पोल साउथ पोल को लगाए, क्या मैग्नेटिक फील्ड आई? अब जैसी है इस मैग्नेटिक फील्ड में आपका घूमा, ये ये एक्सपेरिमेंट जो है वो एडी करंट का होने का प्रूफ देता है आपको। कैसे देता है, ध्यान से सुनना। जैसे ही आपने इस कॉपर प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे हो, ऑसिलेट करवा रहे हो, तो आपने एक चीज देखी कि इसका जो ऑसिलेशन का टाइम है वो डिक्रीज हो गया आपका। समझ में आ रहा है? पहले अगर 15 सेकंड में था, अब उससे कम टाइम में जो है वो ऑसिलेशन कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? ड्यू टू एडी करंट जो इस कॉपर प्लेट में आएंगे आपके। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह। क्योंकि जब वो रीजन के बाहर आएगा आपका, तब फ्लक्स जीरो हो जाएगा, जब रीजन में जाएगा तब चेंज होगा, जिसकी वजह से प्लेट में क्या होता है, सर्कुलर करंट्स आपके आते हैं, जिनको एडी करंट्स बोलते हैं। उसकी वजह से क्या होता है आपका, उसकी वजह से आपके जो ऑसिलेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती है उसमें। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग याद करो, हमने एसएचएम में पढ़ी थी। धीरे 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 रुक जाता है वो, ऐसा छोटे एम्पलीट्यूड होने लगते हैं, धीरे धीरे रुक जाता है। इसमें भी वही फिनोमिना होता है, पर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एडी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से धीरे 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 रुक जाता है, इसलिए इसका टाइम जो है ऑसिलेशन का वो भी कम होता जाता है आपका। समझ में आ गया? एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है इस पे ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दीज एडी करंट्स। और इन एडी करंट का एक एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मर में भी आएगा, वहां पे भी मैं आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है वो पूरी अच्छे से बताऊंगा। उसमें जो लॉसेस है वो आपको बोर्ड की बुक से देख के लिखना है। ठीक है, उसमें एक लॉस आता है एडी करंट का लॉस, जो ट्रांसफॉर्मर में हम देखते हैं, जिसमें जो कोर होती है आपकी वो मेटल की बनी होती है आपकी, वो मैं बताऊंगा जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे। तो जैसे उसमें एसी करंट दौड़ता है आपका, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल दो होंगी वहां पे, तो प्राइमरी में जब एसी करंट दौड़ता है तो करंट चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स जब चेंज होगा तो उस मेटल में एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और जैसे ही एडी करंट प्रोड्यूस होंगे उसकी वजह से मेटल हीट करता है आपका। ठीक है, मेटल हीट करेगा, तो अगर बहुत ज्यादा वो हीट कर गया तो आपका क्या है, लॉस की फॉर्म में एनर्जी, मैंने एनर्जी जो है वो लॉस होने लगती है आपकी, क्योंकि मेटल का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो एनर्जी लॉस होगी, आई स्क्वायर इंटू आर पावर आएगी आपकी। ठीक है, तो इन एडी करंट्स का एक नुकसान भी है कि एनर्जी जो है वो लॉस होती है आपकी। ठीक है, मेटल हीट होने लगता है, एनर्जी लॉस होने लगती है, ये सब लॉसेस आएंगे आपके ट्रांसफॉर्मर में। तो क्या होता है एडी करंट, समझ में आ गया? बुक से देख के लिख लेना, सब समझ में आ जाएगा। उसका इलाज भी है कि एडी करंट को कम कैसे किया जा सकता है, वो सब भी उसमें आएगा। ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है, तो चैप्टर आपका ईएमआई कंप्लीट। एक दो छोटी छोटी चीजें वही एडी करंट वगैरह बचा है, तो वो बुक से देख के लिख लेना, नहीं समझ में आएगा तब उसको कर लेंगे। ठीक, तो यहां तक अच्छे से करो, चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, नहीं कुछ भी समझ में आए तो पूछो। चल।